व्यथा की कथा का अधूरा अंत। कमरे का माहौल भारी था। अपने फ्लैट में हितेश अपराधी की तरह सिर झुकाए बैठा था। उसके सामने सोफे पर 65 साल के देव शंकर एक सख्त पुलिस अधिकारी की तरह बैठे थे। उनके पास ही उनकी भांजी सरिता बैठकर आंसू भरी आंखों से अपने पति हितेश को गुस्से से ताक रही थी। गलती की है तो प्यार से स्वीकार कर लो। देव शंकर की आवाज में हल्की मुलायमता घुल गई थी। हितेश की ओर देखते हुए उन्होंने समझाया, हम इंसान हैं, भगवान नहीं। अगर गुस्से में छोटी बड़ी गलतियां हो जाती हैं तो ईमानदारी से स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ भाई, मुझसे गलती हो गई है। आई एम सॉरी, बस इतना ही कह देने अगर बात खत्म हो जाती है तो इतना कह देने में क्या बुराई है। मन में किसी तरह का दुख नहीं रह जाता और सामने वाला भी खुश हो जाता है। मेरी बात गलत है क्या? इतना कहकर देवशंकर पल भर रुके। उन्होंने देखा कि उनकी बातों का हितेश पर क्या असर पड़ा है। अपने मामा की बातें ध्यान से सुनने के साथ साथ सरिता अपना सिर भी हिला रही थी, पर जिससे यह सब कहा जा रहा था वह हितेश चुपचाप बैठा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया था। इसीलिए देवशंकर मन ही मन उलझ गए। उन्होंने थोड़ी तेज आवाज में कहा, सुन रहे हो ना हितेश कुमार, तुम्ही से ही कह रहा हूँ। मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, तुम्हारा मामा ससुर हूँ। मेरी भांजी रोते रोते मेरे घर आई और तुम्हारी शिकायत की तो तुम्हें इतना कहने का तो मेरा हक बनता ही है ना। हितेश ने सिर उठाकर देवशंकर की ओर देखा, फिर धीमे से बोला, मामा जी आपका अधिकार सिर आंखों पर, लेकिन आपकी भांजी सरिता का दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए बात बात पर रोना इसकी आदत बन गई है। यह जैसी एक्टिंग कर लेती है वह कला मुझ में नहीं है। मेरे माँ पिता के साथ इसने क्या किया है, यह बात इसी से पूछ लीजिए। इसने जो घटिया जवाब दिया है उसे सुनकर आप मेरी जगह खुद को रख कर सीने पर हाथ रख कर सच सच बताइए कि उस हालत में आप होते तो क्या करते? क्या आपका हाथ ना उठ जाता? अब देवशंकर की नजर सरिता के चेहरे पर थी। उन्होंने कहा, यह हितेश कुमार क्या कह रहे हैं? तुमने अपने सास ससुर को कुछ कहा था क्या? जो सच हो वही बताना। सरिता के चेहरे पर गुस्से की लाली दौड़ गई थी। गुस्से में वह बोली, इस आदमी ने मुझसे शादी नहीं की बल्कि अपने माता पिता के लिए एक नौकरानी खरीद कर लाया है। आपको पता नहीं मामा, मेरे माँ पापा ने आपको या किसी रिश्तेदार को यह नहीं बताया कि इनकी मेरे साथ यह तीसरी शादी है। इनकी पहली दोनों पत्नियां सास ससुर के जुल्म से त्रस्त होकर भी भाग गई थी। आंखों में आंसू भरकर सरिता ने आगे कहा, मेरी किस्मत फूटी थी कि मेरा पति मर गया, विधवा होकर मायके वापस आ गई। फिर मेरे माँ पापा को मेरी 2 रोटियां भारी पड़ने लगी तो 1 साल बाद इन साहब को ढूंढ निकाला और इनके साथ ब्याह कर मुझे घर से रवाना कर दिया। वह रोती हुई आगे बोली, अपने माँ पिता को मैं क्या कहूँ? इनसे विवाह करने से पहले इनकी दोनों बीवियों को इनसे क्या दिक्कत थी यह पता ही नहीं किया। बस मुझसे
छुटकारा पाने के लिए मुझे बलि की बकरी बना दिया। इनके घर आई तो कभी एक पल भी सुख नहीं मिला। 24 घंटे की मजदूरी के बदले में 2 निवाले मिलते हैं। यही मेरी जिंदगी है। हैरानी से स्तब्ध देवशंकर दोनों को बारी बारी देखते रहे। सरिता की बात खत्म होते ही हितेश मैदान में उतर आया। उसने कहा, मामा जी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आपके बहन बहनोई से मैंने कुछ भी नहीं छुपाया था। मैंने उनसे साफ साफ कहा था कि मेरे पहले दोनों तलाक मेरे माता पिता की ही वजह से ही हुए थे। यह भी कहा था कि अगर आपकी बेटी मेरे माँ पिता की सेवा करेगी तभी मैं उससे विवाह करूँगा। मेरी इस बात पर भी उन्होंने सहमति प्रकट की थी। हितेश ने मोबाइल निकालकर आगे कहा, आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो अभी फोन करके उनसे पूछ लीजिए कि ये सारी बातें हुई थी या नहीं। देवशंकर अभी भी स्तब्ध थे। सरिता सिर झुकाए बैठी थी। हितेश आत्मविश्वास से बोल रहा था, मामा जी, मुझे अपने माँ पिता से थोड़ा अधिक लगाव है। मैं यह स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरे स्वभाव में कोई कमी नहीं है। मेरे जो 2 तलाक हुए हैं उसकी पूरी कहानी आपके बहन बहनोई को बताई थी। मैंने उनसे कुछ भी नहीं छुपाया था। अतीत याद करते हुए उसका स्वर कांप रहा था। उसने बताया कि कैसे उसके पिता का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक पैर कट गया था। उसके बाद वह बहरे हो गए। माँ बीमार रहने लगी। पढ़ाई छोड़कर नौकरी करनी पड़ी। मेहनत से कुरियर कंपनी में मैनेजर तक पहुंचा। पहली शादी दीपाली के साथ हुई। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरे माँ पिता को संभालना दीपाली के लिए मुश्किल हो गया। वह उन्हें बात बात पर डांटती, समय से खाना नहीं देती थी। पिता ने एक दिन उससे खिचड़ी में घी देने को कहा तो वह भड़क गई। पिता को लंगड़ा कहकर अपमानित किया। माँ ने रोका तो उन पर हाथ उठा दिया। इतना कहते कहते हितेश की आंखें नम हो गई थी। हथेली से आंखें पोंछते हुए उसने आगे कहा, मैं घर आया तो महाभारत चल रहा था। माँ ने सारी बात बताई। झगड़ा बढ़ गया। उसने गालियाँ दी तो मेरा हाथ उठ गया। नाराज होकर वह मायके चली गई और मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया। आर्थिक मानसिक यातना और अंत में तलाक। इसके बाद दूसरी शादी अलका से की, जो मानसिक रोग से पीड़ित निकली। उसके दौरे हमला कई बार पड़ोसियों ने बचाया। अंत में उससे भी पीछा छुड़ाने में मुझे कंगाल होना पड़ा। तीसरी बार शादी का मन नहीं था, लेकिन माँ पिता के लिए विज्ञापन देना पड़ा कि उनकी सेवा कर सके ऐसी ही लड़की चाहिए। अतीत का बोझ याद करके वह कुछ पल चुप रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मामा जी, यही पूरा किस्सा आपके बहन बहनोई को बताया था। उन्होंने विश्वास दिलाया था कि सरिता सेवा में पीछे नहीं हटेगी। उस वक्त सरिता गांव में थी। सिर्फ फोटो देखकर मैंने हाँ कर दी थी। अपनी पूरी व्यथा सुनाकर हितेश ने दोनों हाथों से सिर थाम लिया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सरिता ऐसा करेगी। मैं मुंबई गया था। माँ पिता को बेसहारा छोड़ वह आराम से मायके चली गई। मैं घर वापस आया तो डायबिटीज वाली माँ
भूख से बेहोश की कगार पर पहुंच चुकी थी और बेबस पिता भूख से रो रहे थे। तभी यह महारानी घर में दाखिल हुई। दर्द में तड़पते माँ पिता को देखकर मेरे होश उड़ गए। ऊपर से यह उल्टा सीधा बोलने लगी तो मेरा हाथ उठ गया। फिर गंभीर होकर बोला, मामा जी, मैं जला भुना इंसान हूँ। घर की लक्ष्मी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। इतनी समझ तो मुझ में भी है, लेकिन हालात बिगड़ जाए तो संस्कार उड़न छू हो जाते हैं। फिर भी मैं अपनी गलती मानता हूँ। सरिता अगर शांति से रहकर मेरे माता पिता की सेवा करने को तैयार हो तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगने को तैयार हूँ। आप उससे पूछ लीजिए कि वह इस बात के लिए राजी है या नहीं। कमरे में फिर भारी सन्नाटा भर गया। तीनों देवशंकर, हितेश, सरिता दुविधा में थे। मान लो अभी समझौता हो भी जाए तो भी कल क्या होगा इसकी किसी को कोई गारंटी नहीं थी।